नमस्कार साथियों, मैं फिर से संजय कुमार कैमूर से। साथियों, मैंने कहा था कल कि बाकी इसका सारांश या बाकी बचे हुए आंकड़े को मैं अगले दिन दिखाऊंगा। तो ये बचे हुए आंकड़े हैं और हो सकता है कि अभी एनपीएस पर खुलासा करना है, वो आज समय मिलेगा तो, नहीं तो फिर अगले दिन। साथियों देखिए, पहले मुद्दे पर हम चर्चा कर लेते हैं। CWJC 400/26 वरीयता पत्र 4206 स्थगित का क्या होगा असर। तो हम इस पत्र पर चर्चा करते हैं। चूंकि आज माननीय उच्च न्यायालय से आदेश जारी हो चुका है, लेकिन कुछ टेक्निकल उसमें डेट वगैरह लेकर के फॉल्ट है जो कल सुधर जाएगा। उसमें मिस हुआ है माननीय न्यायालय के आदेश में, तो उसमें त्रुटि है, थोड़ा सा दूर हो जाएगा कल। मैंने वकील साहब से बात की है, उन्होंने कहा है कि नहीं, कल हम प्रे कर देंगे न्यायालय में, वो सुधर जाएगा, तो उसके लिए आप घबराएंगे नहीं। तो स्थगित हुआ है, इसका क्या असर होगा। मेरे इस द्वारा इस केस को करने का पर्पस क्या था, ये समझ लिया जाए। अभी कई जगह हाई स्कूलों में इसी पत्र के वरीयता के आधार पर प्रभार देने का आदेश निकाला जा चुका है। कई लोग परेशान थे इसको लेकर, तो तत्काल ये लेटर स्थगित हो चुका है। तो जो प्रभार की बात थी वो सब चेंज हो जाएगा, रुक जाएगा। अभी जो होने वाला था वो रुक जाएगा। सबसे बड़ी चीज है कि साथियों, जो इस पत्र में दिया गया था पूरी तरह से गलत था। ये थोड़ा सा यहां समझिए। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि किसी भी सर्विस में डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेन होता है। चूंकि पूर्व में 3, 5, 6 जो भी बहालियां, अनट्रेंड की भी बहाली हुई थी, इसलिए सरकार ने नियमावली में लिख दिया, गजट में, नियमावली में सारे जगह है कि प्रशिक्षण तिथि या नियुक्ति तिथि या योगदान तिथि जो बाद का हो, प्रशिक्षण तिथि या योगदान तिथि जो बाद का हो, उसके अनुसार वरीयता निर्धारित होगी। ठीक है। लेकिन यह पत्र प्रशिक्षण तो दिया, इसमें प्रशिक्षण तो दिया, यह पत्र प्रशिक्षण 8 वर्ष, 8 वर्ष इसको मान दिया कि 8 वर्ष अनिवार्य है प्रशिक्षित के रूप में। +2 में 4 साल, इस तरह से अंतर किया है, 6 to 8 के लिए अंतर है। लेकिन प्रशिक्षण मान लीजिए 8 वर्ष भैया हो गया, समझिए। उसके बाद फंस कहां गया, योगदान तिथि। किसी सर्विस में योगदान की तिथि महत्वपूर्ण होती है, इस योगदान की तिथि को उड़ा दिया गया। समझिए, इस योगदान की तिथि को उड़ा दिया गया और प्रशिक्षण 8 वर्ष के बाद सीधा उम्र, यानी आपके उम्र को आधार बना दिया गया कि उम्र आपका कितना है, यह आधार बना दिया गया। यह पूरी तरह से गलत। आज पहले अप्रशिक्षित के रूप में बहाल हुए तो यह चीज लगा दिया कि प्रशिक्षण तिथि, लेकिन अब तो प्रशिक्षित के रूप में बहाल नहीं हो रहे हैं, तो सीधे होगा योगदान तिथि। अगर योगदान तिथि एक हो जाती है तो तब उम्र देखी जाएगी। समझिए बात को, योगदान तिथि जब सेम होगा तब उम्र देखी जाएगी। लेकिन हम लोगों का योगदान पूर्ववत है और हमारे विद्यालय अध्यापक भाई, विशिष्ट भाई का योगदान 1-1-25 है, 1-1-25 है। तो फिर हमसे क्यों तुलना, हमारा योगदान तो पहले है। सरकार ने कहा ना कि सबका वरीयता निर्धारित कर दिए, तो ठीक है, वरीयता तो भैया इनका 1-1-25 है, हमारा पहले का है योगदान तिथि, तो उसके अनुसार ना होनी चाहिए हमारी नियमावली। हमारे ऊपर हमारी नियमावली ना काम करेगी कि दूसरी नियमावली काम करेगी। विशिष्ट की नियमावली नियोजित पे काम नहीं करेगी, नियोजित की नियमावली का कुछ अंश विशिष्ट पे काम करेगा, वो भी नियुक्ति के समय, उसके बाद नहीं, कहानी खत्म। नियुक्ति के लिए था, लेकिन उसके बाद कहानी खत्म। पूर्व की सेवा दिया है,
अभी प्रोन्नति पे अगला बहस होने वाला है, अभी देखिए क्या होता है। तो उम्र ये भैया गलत है, योगदान तिथि। अब योगदान तिथि से नियोजित सर्वोपरि होंगे कि नहीं होंगे? अब बताइए, नियोजित सीनियर होंगे कि नहीं होंगे? एकदम होंगे, मैं यही तो कह रहा था। तो ये चीज, ये पत्र रद्द होते ही अब योगदान तिथि मान्य हो गई है, ये उम्र वाली कहानी खत्म। ये बात तो स्थगित होने का तत्काल कई भाइयों को इससे फायदा होने जा रहा है, जो टेंशन में थे, लगातार हमारे पास फोन कर रहे थे कि भैया ऐसा है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हम फोन सुनते सुनते उन लोगों को समझाते थे, भैया आप घबराइए मत, हो जाएगा। तो 20 दिनों में ये हमारा प्रक्रिया पूरा होगा। ब्रेक हमने माननीय, हमारी बात को माननीय न्यायालय ने सुना। हम 65 लोग पिटिशनर में हैं, 65 लोगों की आवाज, और जो साथी 201 लोगों में हैं उनकी आवाज न्यायालय के कानों तक गूंजी, और माननीय न्यायालय ने न्याय अभी तत्काल दे दिया। आगे अभी संघर्ष जारी है, अगला डेट पे फिर बहस होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि न्याय जीतेगा, हम लोग जीतेंगे, और ये पत्र पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। अभी स्थगित हुआ है, आगे रद्द भी होगा, हमको भरोसा है। अगला आप चलते हैं, कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों के मूल मजदूरी प्लस डीए का प्रतिमाह 12.12%। अब देखिए, अब हम चलते हैं ईपीएफ पर। ईपीएफ, अब ये समझिएगा इसमें क्या है। ईपीएफ और ईपीएस, देखिए ईपीएफ और ईपीएस ये समझने की चीज है। ईपीएफ जो आपका कटता है, यहां क्या है, सरकार और मिलाकर के 2350 रुपया ये जो है भैया, ये आपके पीएफ में जाता है। ठीक है, पीएफ में जाता है, और इस पर 8.25% वार्षिक ब्याज मिलता है, जो कहीं भी, सिर्फ सीनियर सिटीजन को छोड़ दीजिए तो राज्य सरकार की जितनी फायदेमंद चीजें हैं उसमें इतना ब्याज किसी में नहीं मिलता है जो पीएफ में सरकार देती है। समझ गए? तो ये 8.25% ये 2350 पीएफ में जो जमा होता है उसका मिलता है, और 1250 रुपया जो होता है वो पेंशन में जाता है, जिस पर सरकार वो पेंशन में जमा हो जाता है, उस पर क्या देती है क्लियर नहीं है, उस पर सिर्फ मामूली ब्याज मिलता है, वो सिर्फ पेंशन में जमा हो जाता है, राशि आपकी जमा हो जाती है, उस पर आपको पेंशन मिलेगा, उसमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये समझने की चीज, इतना ब्याज कहीं नहीं मिलता है। तो ये देखिए, अब कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों के मूल मजदूरी प्लस डीए का प्रति माह, अब समझिए ये चीज अब समझने की है कि सरकार 15,000 फिक्स कर दी, ये 15,000 पर आपको लिमिट में बांध दिया मूल मजदूरी, जबकि डीए पर सरकार को चाहिए, लेकिन इसने 15,000 पर 12% पर बांध दिया। आज तक सरकार ने बढ़ाया नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का एक मामला आया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने इसको बढ़ाने का आदेश दिया है कि आपने हर चीज बढ़ रही है, इसको क्यों नहीं बढ़ाया। ठीक है, अब देखिए इसमें नियोक्ता चाहेगा तभी ये 15,000 बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन माननीय न्यायालय में कुछ संविधान के तर्क है, संविधान में कुछ है, उसमें आपको निर्गत किया है, तो किसी बेस पर ही किया है। दूसरी चीज, अगर एक ही सरकार में एक ही तरह के कर्मी हैं, किसी को आप मूल वेतन पर अगर काट रहे हैं, बात समझिए मेरी, किसी को मूल वेतन पर अगर काट रहे हैं और उसी विभाग में किसी को 15,000 पर फिक्स कर दिए हैं, तो भैया गाड़ी फंस गई। ये 14, 16, 21 अनुच्छेद का उल्लंघन हो गया। 14, 16, 21 अनुच्छेद मौलिक अधिकार हमारा है कि अगर एक ही विभाग में आप दो तरह का करते हैं तो वहां फंस जाना होगा। ठीक है, अभी इस पे हमारी लड़ाई शुरू होने वाली है, और हमको मूल वेतन पर लेना है। हमारा अगर 35,000 है तो हमको 35,000 पर मिलना चाहिए प्लस डीए पर। अब इस पे हमारी लड़ाई
चालू होने वाली है, इसके लिए संघर्ष करना होगा। ठीक है, आप धैर्य रखिए, ये भी हम लोग लेंगे, विश्वस्त रहिए। और इसमें लाखों लोगों को पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब वैसी आवश्यकता होगी, सरकार हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तब सोचना होगा। अभी वैसा कुछ सोचना है, 200, 300, 350 का ग्रुप ही काम करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये समझ गए आप लोग क्या है, इसके लिए कार्य क्या है हमारी लड़ाई। आगे जो हमने कल बताया था, 2006, 10 और 12 शिक्षक को जमा करना होगा, 2 से 2.5 लाख के करीब शिक्षक को राशि देनी होगी। समझ लीजिए, पीएफ में 2 से 2.5 लाख के बीच 2006 वाले शिक्षकों को 2 से 2.5 लाख रुपया जमा करना होगा। अब वो कैसे निर्धारित करती है कंपनी, ये पीएफ कैसे कर्मचारी भविष्य निधि कैसे तय करती है, सरकार से कैसे तय होता है, ये आगे देखने की बात है। लेकिन 2 से 2.5 लाख के लमसम में 2006 को, 2010 वालों को 1 से 1.7 यानी 1 लाख से 1,70,000 तक जमा करना होगा। और 2010 के बाद वालों को 90 से 1,10,000 के बीच में जमा करना होगा। ठीक है, ये समझ गए, ये राशि जमा करनी होगी, फिर सरकार भी जमा करेगी उतना ही राशि। ठीक है, लेकिन उतनी राशि का फिर ब्याज देना है उसी समय से, जब से आप नियुक्त हैं उसी समय से वो सरकार को देना है। समझ गए बात को, ये समझिए, अभी इसी में फंसा हुआ है मामला पूरा, और इस पे मिलना है, चूंकि सरकार ने माननीय न्यायालय से केस उठा लिया है। अब देखिए कैसे, अब देखिए यही ब्याज आपकी राशि सरकार की राशि मिला करके ही बताया गया था 20 लाख, 15 लाख और 10 के बाद जो होंगे नियर अबाउट 10 लाख के आसपास हो रहा था, मैंने कल जो बताया था। तो अब देखिए सबसे बड़ा चीज एनपीएस से जो हम लोग कह रहे थे, एनपीएस से बहुत आगे हो जाएगा ये, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग डेट से जब मिलेगा ना, इसी पर पेच फंसा हुआ है, हम लोगों को विशिष्ट बनाया जा रहा है इसी को बचाने के लिए। ठीक है, अब समझिए, ये 20 लाख रुपया आपका 25 में हो जाता है, 20 लाख, 15 लाख और करीब करीब 10 लाख के आसपास ये है, 82,500। ठीक है, 12, ये समझिए। अब हाँ, यहां अब 20 लाख का 8.25% वार्षिक ब्याज की दर से आपको ब्याज मिलेगा इसका, तो 1,65,000। ठीक है, 1,65,000, 1,23,000 और 8,02,500 ये। ठीक है, अब ये 1,65,000 रुपया आपको, सॉरी 82,000, 1,65,000 आपका ब्याज होगा इस 20 लाख का। समझिए, वार्षिक ब्याज 20 लाख का 1,65,000 होगा और 2,350 रुपया आपका जो सरकार और आप देते हैं, 1,800, 550 सरकार देती है, 2,350 रुपया ये 12 महीना का ये, और 1,65,000 ब्याज, 1,93,000 हर साल जुड़ेगा आप में। समझ लीजिए, यानी लगभग 2 लाख रुपया हर साल आपको पीएफ में जमा होगा। अगर 10 साल भी सर्विस बची है तो 10 दूनी 20 लाख, तो ये हो गया 20 लाख, ये 40 लाख। और भैया मेरे, अब देखिए सबसे बड़ी चीज है कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार बढ़ती है राशि। अब एक साल में 1,93,000 रुपया आपका जब हो जाता है, ब्याज मिल जाता है, तो ये अब मूल में जो जुड़ जाता है, यानी जो 20 लाख है वो 22 लाख हो जाएगा। अब इस पर 22 लाख पर ब्याज मिलेगा, यही खासियत है इसमें, ऐसा किसी में नहीं मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है इसमें। यानी मूल राशि, यानी ब्याज की राशि मूलधन में जाके जुड़ जाती है। ठीक है,
जैसा कि होता है ना, आज आप नॉर्मल में देखते हैं कि सूद का सूद, सूद का सूद, यानी सूद मूल में जुड़ गया और फिर उसका इंटरेस्ट। समझ गए बात को? तो ये चक्रवृद्धि ब्याज गजब का है। यही मैंने कहा कि आपको 2 लाख वार्षिक बढ़ेगा, और ये जिनकी लंबी सर्विस है 20 साल 25 साल है, वो करोड़ों पार कर जाएंगे। कैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं इसमें फायदा नहीं है? इसमें देखिए 15 लाख वाले पर 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी, एक साल में 1,23,000 रुपया होगा, और जब दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो 1,51,950 हो जाएगा। अब इस पर ये चीज आ जाएगा नीचे, समझ लीजिएगा आप लोग, ये चीज नीचे ये भी आके इसमें जुड़ गया, तो 1,51,950 हो गया मेरे भैया। इसका जो है अब चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार राशि जुड़ेगी मेरे भाई। अब समझ लीजिए आप कहां, ये इंटरेस्ट इसका हो गया 15 लाख का इंटरेस्ट, ये मेरा 1,23,000 प्लस ये हो गया, दोनों का मिला के 1,51,950 रुपया आपका हर साल जमा हो रहा है। हुआ कि नहीं हुआ? तो यही चीज बचाने के लिए आपको विशिष्ट बनाया गया है। बहुत लोग विद्यालय अध्यापक में चले गए, ठीक है, इतनी बड़ी, फिर भी आप बनना चाहते हैं विशिष्ट शिक्षक, नियोजित से विशिष्ट या विद्यालय अध्यापक बनना चाहेंगे? समझिए इन चीजों को। और भैया ये किसी में नहीं है, फिर इसी तरह से 2010 के बाद वालों का ये बना दिया मैंने, 1,10,000 हर साल आपका जमा होगा। तो यानी जितनी लंबी सर्विस आपने किया है, पुरानी सर्विस वालों को हमेशा फायदा होता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में जो बार बार कह रहा हूं ना कि छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने 20 साल की सर्विस खा गई है, उन लोगों की सर्विस को घोंट गई है, और ना उनको ग्रेच्युटी ना कुछ, जीरो हो गया उनका सर्विस। यही जीरो बिहार में भी हुआ है, समझिए इन बातों को। यही जीरो करने के लिए जीरो बन गए आप, आ गए नीचे, सरकार बन गई हीरो। समझ गए भैया? तो इसलिए नाम नहीं लीजिएगा। अब थोड़ा सा रह गया है, वो एनपीएस के क्या लाभ हैं वो भी दिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा अब लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में करते हैं। और आप मेरे भाई इस वीडियो को इतना लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमको ग्रुपों में ना भेजना पड़े, आप लोग स्वयं करें और देख लें। क्योंकि जब आप लोग ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन ये तो मैं प्रयास करता हूं आपको बताने का, नियमावली जानकारी देता हूं, तो क्या दिक्कत है? जिनको पसंद होगा कीजिएगा, जिनको नहीं पसंद होगा नहीं कीजिएगा, कोई बात नहीं, मेरा काम है कहना। तो आप लोग इसको लोगों तक, हमारे हर नियोजित भाई तक पहुंचाइए, हर नियोजित भाई तक ये आंकड़े, कल का आंकड़ा हर नियोजित भाई तक पहुंचा दीजिए, एक बार देख ले। और जो लोग विशिष्ट का परीक्षा देना सोच रहे हैं, नहीं दिए हैं, देने की सोच रहे हैं, या दे करके जाने की सोच रहे हैं, उनको दिखा दीजिए। फिर भी अगर जाना है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है भाई, आपकी इच्छा, आपकी, अगर हमारे समझाने में कमी, हमारे बताने में, चीजों को रखने में हो सकता है कमी हो। आप भाई एक से एक विद्वान हैं, विशिष्ट जो बने हैं उसमें एक से एक विद्वान गए हैं, तो वो लोग भी तो गए हैं, हो सकता है कि हम ही गलत हों भाई, लेकिन मुझे दिख रहा है जो, वो तो कहूंगा आगे। फिर ऐसे ही आप लोगों के बीच एकदम चीजों को रखते हुए आएंगे, और आपका ये भाई आपके साथ है। कहीं भी मैं दिग्भ्रमित नहीं हूं, अपने मिशन पर हूं। आप लोगों ने लगातार हमको कल फोन किया है, भैया आप अपने मिशन पर लगे रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। भैया हम अपने मिशन पर हैं, एकदम धैर्य रखिए, और ये समझ लीजिए कि आपका ये भाई एक रणनीति से ये लड़ाई लड़ रहा है। रणनीति नहीं होगी तो हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि अपने समूह में भी कुछ वैसे लोग बैठे हुए हैं
कि छुप कर के वार कर रहे हैं तो उनसे सावधानी बरतने के लिए रणनीति अपनानी पड़ती है। उससे आप लोग घबराइए नहीं, मैं घबराहट नहीं है, मैं नया नहीं लड़ रहा हूं, तो आते रहेंगे, कोई घबराना नहीं है। आप लोग के साथ हैं, आप लोग मेरे साथ हैं, तो मैं मजबूत हूं, मैं मजबूर नहीं मजबूत हूं। फिर मिलेंगे, नमस्कार।